हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन के हवाले से। आजकल आप देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रुझान है मुल्क से बाहर जाने का। इसके मैं नुमान ख्वाजा मेरा नाम है और मैं सीईओ हूँ टेक पार्टनर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। जो आपने टॉपिक चूज किया है और उसमें मुझे मदऊ किया है स्पेशली, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव invited me to for this topic. Immigration is very hot topic these days, जैसे आपने खुद भी अर्ज किया कि एक काफ़ी पब्लिक जो है वो बाहर चली गई है। उसके रीजंस तो आपको भी पता ही हैं, लेकिन ये कि अब जो है वो इमिग्रेशन सिर्फ किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का नाम नहीं होता। ये कितना बड़ा डिसीजन है कि आपने अपनी पूरी फैमिली को एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करना है। फिर अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपने अपने बच्चों की स्कूलिंग का प्लान करना है। फिर उसी के साथ साथ फिर आपने अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं, क्या वो अफोर्डेबल है या वो अफोर्डेबल नहीं है। सही बात, ये तो बेसिक आजकल ये तो बेसिक चीज है। इमिग्रेशन के अंदर आपको ये तयन हमें सबसे पहले करना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम कहाँ के लिए बेस्ट फिट हैं। सूटेबिलिटी का एक पैरामीटर है कि आपके प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेटिव किधर है, कहाँ पर आपका कौन सा जानने वाला किस कंट्री में रहता है। जो अगर ये दोनों मैच हो जाता है तो आइडियली तो यही है कि वो कंट्री को आप ऑप्ट कर लें। ये भी मिथ चल रही है कि कनाडा यही मैं सवाल भी करने वाला था आपसे कि जो मिथ है आजकल के हवाले से कि वो कुछ स्लो डाउन हो गया उनका प्रोसीजर। स्लो डाउन लोग टर्मिनोलॉजी, जब कैंडिडेट अप्लाई करता है, पूल में जाता है, सिलेक्शन के लिए इंतजार करता है, तो ये जो इंतजार का पीरियड है उसको समझता है कि वो मेरे लिए सिलेक्शन नहीं आ रहा, तो वो समझता है स्लो डाउन हो गया। कनाडा हार्ड नहीं हुआ है, कनाडा स्ट्रक्चर हो गया। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन सेट्स ऑफ स्किल्स। सही बात, ठीक है ना। अब मुझे डॉक्टर्स ही चाहिए, मुझे हेल्थ केयर के लोग चाहिए, राइट, ठीक है ना, उनकी नीड है, जो उनकी नीड है। पहले नहीं होता, पहले 2002 में हर तरह का जिसने भी बीकॉम भी किया हुआ है वो आके अप्लाई कर देता था और वो चला जाता था। सबसे पहले आफ्टर अगर पॉजिटिवली असेस्ड हो जाता है कैंडिडेट, पॉजिटिव का मतलब है उसका ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है और हम समझते हैं कि इसके चांसेस बेहतर, डिमांड है तो हम समझते हैं कि इसके चांसेस बेहतर हैं, तो हम उस कैंडिडेट की असेसमेंट में हम उसको कहते हैं उसके लैंग्वेज का टेस्ट दो, ये बैंड लाओ, राइट। फिर उसके बाद उसकी डिग्री को असेस कराते हैं, फिर उसको पूल में डालते हैं। जब हम पूल में डालते हैं तो उसकी नॉमिनेशन के और इसी तरीके से हम प्रोविंशियल पूल्स में भी डालते हैं, राइट। रोमानिया में भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें अनस्किल्ड लेबर जो है उसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा तालीम नहीं है या उनके पास ये कह लें कि कोई वो इंटरेस्टेड है बाहर जाने में, तो उनके लिए हम कोई एक अरेंजमेंट उनके लिए आपके तबस्सुस से एक अरेंजमेंट स्पेसिफिक कर सकते हैं जिसपे हम उनकी प्लेसमेंट से लेकर उनको असिस्टेंस से लेकर उनकी वीज़ा एप्लीकेशन से लेकर उनकी इंटरव्यू कोचिंग से लेकर आप कह लें कि उनके इंटरव्यू अपॉइंटमेंट से लेकर हम उनके साथ रहते हैं और उनको पूरे मतलब यहाँ से वहाँ भेजने तक और वहाँ पे उनकी जॉब अरेंजमेंट तक, वहाँ पे जॉब पूरी एक जिम्मेदारी आप जी उठाते हैं। बिल्कुल लोग ये यूजुअली समझते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हमारी एप्लीकेशन में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, पैसा है और कर लो अप्लाई, हो जाएगा आराम से। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको आपका पर्पस स्ट्रांग है आने का या नहीं, क्यों आना चाहते हैं हमारे घर जस्टिफाई करना है। हाँ, आप हमारे घर में आया कि कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आना चाहते हैं, आप हमारे घर में इसलिए आना चाहते हैं कि आपने कोई सेमिनार करना है, आपने आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आना है यूएस में अभी जो हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है ना, पर्पस क्या है, या आप बैठे ही हैं यहाँ पर मिथ्स ब्रेक करने के लिए। तो ये भी एक मिथ ही है जो कि लोग समझते हैं कि हमने एक दफा अप्लाई किया और फिर हम रिफ्यूज हो गए, हम दोबारा भी रिफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ये मिथ है। मैंने आपको बताया कि जी पर्पस स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, टाइज टू द होम कंट्री अच्छे हो, ये अगर आपकी ये चीजें स्ट्रांग हैं तो आपके नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल के चांसेस जो हैं
मिटिगेटेड है, यानी कि अच्छा। बहुत कम है, मिनिमाइज हो जाएंगे। बहुत, ये सब चीजें पूरी की और वो फिर भी रिफ्यूज हो गए, तो वो फिर भी रीअप्लाई कर सकते हैं। देयर आर अदर राउट्स अवेलेबल। आप फेडरल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक और ऑप्शन आप अपने राइट को, अपने ब्लैक स्पॉट जो आपके ऊपर रिफ्यूजल का लगा है, फॉर एग्जाम्पल, मैं तो उसको ब्लैक स्पॉट ही रहूंगा भाई। मैं अगर कनाडा गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं यूरोप गया, एक कंट्री ने उठा के मुझे रिफ्यूज कर दिया, सही तो बात। मैं तो उसको एज अ ब्लैक स्पॉट लूंगा, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल साइकी। तो कमिंग ईयर्स में आप जो इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से कोई चेंजेस देखते हैं? जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, एआई, अब मतलब इसका एक समझे कि एक दौर है। बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें जो स्पेशली आपने जो खुद टर्मिनोलॉजी यूज कर ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आने वाले सालों में मैं 3 शिफ्ट्स देख रहा हूँ इसके अंदर। पहला शिफ्ट तो ये है कि ऑल वर्क विल बी डन थ्रू एआई, ऑल स्क्रीनिंग विल बी डन थ्रू एआई, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टॉपिक है इमिग्रेशन के हवाले से। आजकल आप देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रुझान है मुल्क से बाहर जाने का। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और फाइनेंशियल रीजंस भी हैं। मुल्क में बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बहुत जिंदगी में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग ख्वाब देखते हैं, हमारे नौजवान खासतौर पे, मुल्क से बाहर जाने के। एक्चुअली मैं नुमान ख्वाजा मेरा नाम है और मैं सीईओ हूँ टेक पार्टनर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। मेरा जो आपने टॉपिक चूज किया है और उसमें मुझे मदऊ किया है स्पेशली, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड मी टू फॉर दिस टॉपिक। आपकी बहुत शुक्रिया। एंड इमिग्रेशन इज वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज, जैसे आपने खुद भी अर्ज किया कि एक काफी पब्लिक जो है वो बाहर चली गई है। उसके रीजंस तो आपको भी पता ही हैं, लेकिन ये कि अब जो है वो इमिग्रेशन सिर्फ किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का नाम नहीं होता। ये कितना बड़ा डिसीजन है कि आपने अपनी पूरी फैमिली को एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करना है। फिर अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपने अपने बच्चों की स्कूलिंग का प्लान करना है। बिल्कुल। फिर उसी के साथ साथ फिर आपने अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं, क्या वो अफोर्डेबल है या वो अफोर्डेबल नहीं है। सही बात, ये तो बेसिक चीज है। ये तो बेसिक चीज है। जी जी। और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स है या नहीं है, ये भी बहुत बड़े सवालात हैं जो कि यूजुअली लोग इमिग्रेशन में कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इमिग्रेशन के अंदर आपको ये तयन हमें सबसे पहले करना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम कहाँ के लिए बेस्ट फिट हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम किधर के लिए बेस्ट फिट हैं। सबसे अहम चीज है, ये सबसे अहम चीज है। अगर हमने फर्ज किया हम कनाडा के लिए फिट हो रहे हैं, अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम मेरी फिट की डेफिनेशन भी है, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। लेकिन पहले ये ऑडियंस के लिए, आपके लिए सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये तयन कर लीजिए कि हम किस एरिया के लिए फिट है, सूटेबल है, ठीक है ना। सही बात है। इफ यू आर सूटेबल फॉर कनाडा, इफ यू आर सूटेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, इफ यू आर सूटेबल फॉर यूएस, इवन इफ यू आर सूटेबल फॉर रोमानिया, इवन टर्की, पोर्चुगल, you need to see where you easily manage yourself, manage your family। मेरा पहला सजेशन लोगों को ये होता है कि whenever you are moving to a different country, always look के इसके अंदर आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स या प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेटिव किस कंट्री में है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखें। हाँ, पहले तो देखना है कि वेयर यू आर सूटेबल, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर देखना है कि सूटेबिलिटी का एक पैरामीटर है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि सूटेबिलिटी का एक पैरामीटर है कि आपके प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेटिव किधर है, कहाँ पर आपका कौन सा जानने वाला किस कंट्री में रहता है, जो आपका फ्यूचर में काम आ सकता है। तो अगर ये दोनों मैच हो जाता है तो आइडियली तो यही है कि वो कंट्री को आप ऑप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर भाई यूएस में है और मैं कहता हूं कि मेरे पास इमिग्रेशन का ऑप्शन है और मैं बेस्ट फिट भी हो रहा हूं यूएस जाने के लिए, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं यूएस चला जाऊं, ठीक है ना, रादर देन आई चूज द अदर कंट्री,
ठीक है ना, बिकॉज उसमें मेरे लिए इनिशियल लेवल पे सेटलमेंट इजी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, एंड हैंड्स ऑन गाइडेंस भी मौजूद है। राइट, वी अंडरस्टैंड, हम लोग भी उसको गाइडेंस जरूर देंगे, लेकिन जब आपका अपना कोई आपके साथ दूसरे देश में खड़ा हो तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। बिल्कुल। तो एक तो पैरामीटर आपको ये फिट इन डिसाइड करना है कि आप किसके लिए सूटेबल है। अब इस सूटेबिलिटी में थोड़ा सा आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में सूटेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, आप सूटेबिलिटी कह लें या मैं उसको एलिजिबिलिटी कहता हूँ कि हमारे पास जब भी कोई कैंडिडेट आता है हम उसको असेस करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी वाइज आजकल आई अंडरस्टैंड कनाडा जो है, ये भी मिथ चल रही है कि कनाडा, यही मैं सवाल भी करने वाला था आपसे कि जो मिथ है आजकल के हवाले से कि वो कुछ स्लो डाउन हो गया उनका प्रोसीजर, तो उस हवाले से आप नहीं, बिल्कुल आप एक्चुअली इमिग्रेशन जो है ना, लोग कहते हैं बहुत हार्ड हो गया है, बहुत स्लो डाउन हो गया है कनाडा के हवाले से, ये मिथ है मार्केट में। तो ये एक्चुअली स्लो डाउन, लोग टर्मिनोलॉजी, जब कैंडिडेट अप्लाई करता है, पूल में जाता है, सिलेक्शन के लिए इंतजार करता है, तो ये जो इंतजार का पीरियड है उसको समझता है कि वो मेरे लिए सिलेक्शन नहीं आ रहा, तो वो समझता है स्लो डाउन हो गया। अच्छा, यहाँ ना ऑडियंस को भी और आपको भी एक ये बात इंपॉर्टेंट समझने की है कि जब भी आप किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा है, तो आपको ये देखना है कि आजकल चूंकि कनाडा हार्ड नहीं हुआ है, कनाडा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अच्छा। कनाडा ने अपने आप को, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन सेट्स ऑफ स्किल्स। सही बात, ठीक है ना। अब मुझे डॉक्टर्स ही चाहिए, मुझे हेल्थ केयर के लोग चाहिए, राइट, ठीक है ना, उनकी नीड है, जो उनकी नीड है, राइट। अब वो अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। पहले नहीं होता था, पहले 2002 में उठा के हर तरह का जिसने भी बीकॉम भी किया हुआ है वो आके अप्लाई कर देता था और वो चला जाता था। चाह रहे हैं स्किल्स वाले, इसको स्ट्रक्चर किया है एग्जैक्टली। ठीक, सबसे पहले आफ्टर अगर पॉजिटिवली असेस्ड हो जाता है कैंडिडेट, राइट, पॉजिटिव का मतलब है उसका ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है और हम समझते हैं कि इसके चांसेस बेहतर, डिमांड है, डिमांड है, तो हम समझते हैं कि इसके चांसेस बेहतर हैं, तो हम उस कैंडिडेट की असेसमेंट में हम उसको कहते हैं, उसके लैंग्वेज का टेस्ट दो, ये बैंड लाओ, राइट, फिर उसके बाद उसकी डिग्री को असेस कराते हैं, फिर उसको पूल में डालते हैं। जब हम पूल में डालते हैं तो उसकी नॉमिनेशन के, और इसी तरीके से हम प्रोविंशियल पूल्स में भी डालते हैं, राइट। रोमानिया में भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें अनस्किल्ड लेबर जो है उसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा तालीम नहीं है या उनके पास ये कह लें कि कोई वो इंटरेस्टेड है बाहर जाने में, तो उनके लिए हम कोई एक अरेंजमेंट, उनके लिए आपके तबस्सुस से एक अरेंजमेंट स्पेसिफिक कर सकते हैं, जिसपे हम उनकी प्लेसमेंट से लेकर उनको असिस्टेंस से लेकर, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन से लेकर, उनकी इंटरव्यू कोचिंग से लेकर, आप कह लें कि उनके इंटरव्यू अपॉइंटमेंट से लेकर हम उनके साथ रहते हैं और उनको पूरे मतलब यहाँ से वहाँ भेजने तक और वहाँ पे उनकी जॉब अरेंजमेंट तक, वहाँ पे जॉब पूरी एक जिम्मेदारी आप जी उठाते हैं। बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल एक हम लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ उसमें काम करते हैं, लाइनअप है, और ये मेक श्योर करते हैं कि उनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो, और उसमें जो सारा ओवरऑल एक्सपेंस या जो चीज़ें हैं वो हमारी कॉस्ट या जो भी कॉस्ट हम चार्ज करते हैं उसी में शामिल हो, राइट, ठीक है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि आपके पास अगर फाइनेंसेस हैं, मैं थोड़ा सा यादगिरी करा दूं कि हम ये पहले बात कर रहे हैं विजिटर वीज़ा के एतबार से, जी। और फिर मैं इमिग्रेशन पे इसका आपको दूंगा। तो विजिटर वीज़ा के एतबार से थोड़ा सा मैं मिसकंसेप्शन थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लोग ये यूजुअली समझते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हमारी एप्लीकेशन में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, पैसा है और कर लो अप्लाई, हो जाएगा आराम से। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको ना ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज से दिस टू द पीपल, बट मैं दोबारा आपको भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, हर कंट्री का एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल
आप किसी के, इसको आप इसी तरीके से लीजिए कि आप किसी के घर में इनवाइटेड हैं, तो आप उसकी घर में आ रहे हैं उसकी मर्जी से, बिल्कुल सही बात है, उसके रूल्स से, बिल्कुल ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर, सही है, ठीक है ना। तो इन दिस कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप पहले उससे उसके रूल्स देखेंगे, वो क्या चाहता है, वो उस क्या चाहता है। तो अब मैं उस रूल्स की तरफ आता हूँ। वो चाहता है कि ये बताएं कि आपका पर्पस स्ट्रांग है आने का या नहीं, क्यों आना चाहते हैं हमारे घर जस्टिफाई करना है। हाँ, आप हमारे घर में आया कि कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आना चाहते हैं, आप हमारे घर में इसलिए आना चाहते हैं कि आपने कोई सेमिनार करना है, आपने फीफा, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आना है यूएस में अभी जो हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है ना, पर्पस क्या है, या आपका कोई रिलेटिव है आपको मिलने जाना है, देयर आर सेवरल रीजंस। तो पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम बैठे ही हैं यहाँ पर मिथ्स ब्रेक करने के लिए। exactly. तो ये भी एक मिथ ही है जो कि लोग समझते हैं कि हमने एक दफा अप्लाई किया और फिर हम रिफ्यूज हो गए, हम दोबारा भी रिफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा ये मिथ है। इस मिथ को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ कि मैंने जैसे आपको भी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि कोई भी विजिटर वीजा एप्लीकेशंस में, क्योंकि ये यूजुअली आपका सवाल रिलेट करता है विजिटर वीजा से, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जी पर्पस स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, टाइज टू द होम कंट्री अच्छे हो, ये अगर आपकी ये चीजें स्ट्रांग हैं तो आपके नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल के चांसेस जो हैं मिटिगेटेड है, यानी कि बहुत कम है, मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत ही मिनिमाइज, ठीक है। तो आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल ये सब चीजें पूरी की और वो फिर भी रिफ्यूज हो गए, तो वो फिर भी रीअप्लाई कर सकते हैं, देयर आर अदर राउट्स अवेलेबल। आप फेडरल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा, ये भी और आप अपने राइट को, अपने ब्लैक स्पॉट जो आपके ऊपर रिफ्यूजल का लगा है, फॉर एग्जांपल मैं तो उसको ब्लैक स्पॉट ही रहूंगा भाई। मैं अगर कनाडा गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं यूरोप गया, एक कंट्री ने उठा के मुझे रिफ्यूज कर दिया, सही बात, तो मैं तो उसको एज अ ब्लैक स्पॉट लूंगा, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल साइकी। तो उस चीज को मैं तो उस हद तक फाइट करूंगा कि यार मेरी सारी चीजें ठीक है। सही बात है। Why you are refusing? सही बात। नेक्स्ट मतलब कमिंग इयर्स में आप जो इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से कोई चेंजेस देखते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, एआई अब मतलब इसका एक समझे कि एक दौर है, तो उसके बाद आने वाले वक्तों में पॉलिसीज और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन में, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? ये मान भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें जो स्पेशली आपने जो कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आने वाले सालों में मैं 3 शिफ्ट्स देख रहा हूँ इसके अंदर। पहला शिफ्ट तो ये है कि ऑल वर्क विल बी डन थ्रू एआई, ऑल स्क्रीनिंग विल बी डन थ्रू एआई, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि देयर विल बी मोर फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम्स, यानी कि किसी के पास जॉब ऑफर होगी तो उसके लिए इमिग्रेट करना आसान होता जाएगा, ठीक है ना। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो जो आप कह लें कि जो सूबाई लेवल पे जो सिलेक्शंस होंगी या फेडरल लेवल पे भी जो सिलेक्शंस होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो टारगेटेड होंगी। जो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ये स्ट्रक्चरल हो जाएगा। की बात कर रहे हैं या जनरली बात? मैं जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है। दे आर मोर स्ट्रक्चरल। अच्छा, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल मतलब ये कि दे विल बी टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे जो अभी से आपको थोड़ा बहुत इंडिया नजर आ रहा है होता हुआ, I mean you will see there will be lot of targeted occupation being selected, और ऐसे ही टारगेट कर करके अब वो स्ट्रक्चर करेंगे अपने आप को। बहुत लोग ले लिया ऐसे सबको बुला के, अब उनको स्ट्रक्चर करने की जरूरत है ताकि वो स्ट्रक्चरली लोगों को इनवाइट करे, विच इज ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड। एंड मैं इसी पे आगे कमिंग फ्यूचर में भी
मैं आई एम फोरसीइंग कि यही रहने वाला है। फाइनल मैसेज जो है वो मैं बीइंग एन इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर, मैं अपने तमाम लोगों को जिनको भी मिलता हूँ, जितने प्रॉस्पेक्ट्स को भी मिलता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि whenever you make a decision for an immigration, always think about it, rethink about it, strategize it, और आप उसको इस तरीके से स्ट्रेटजाइज करें कि वो एट द एंड ऑफ द डे आप उसका कंक्लूसिव आउटपुट ले सकें। बिकॉज समटाइम्स मैं ये बात इसलिए कंक्लूसिव आउटपुट की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम चूँकि इस इंडस्ट्री में हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग सीरियसली इनिशियली इनिशिएट ज़रूर लेते हैं, लेकिन फिर उसको कहीं किसी वजह से डिटर्मिनेशन लॉस कर जाते हैं अपनी। तो मेरा उन लोगों के लिए है कि people should be determined if they have decided, and they should kind of follow it, and उसको strategize तरीके से follow करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा।